तो आज हम कोशिका के उस हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जिसे स्कूल में हम सबने मतलब कोशिका का पावर हाउस कहकर रट लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, पावर हाउस। लेकिन जब मैंने आज के स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये नाम देना वैसा ही है जैसे किसी सुपर कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेटर कहना। ये बिल्कुल सही तुलना है। पावर हाउस कहना इसकी कहानी का बस कह सकते हैं पहला पन्ना है। अच्छा। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि ये सिर्फ ऊर्जा बनाने वाली एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल जैविक मशीन है जो गर्मी पैदा करने से लेकर कोशिका की मौत का फरमान सुनाने तक सब कुछ नियंत्रित करती है। वाह, तो हमारा मिशन साफ है। इन स्रोतों की मदद से हम इस छोटे से कोशिकान की पूरी कहानी को समझेंगे, इसकी बनावट, इसके काम करने का तरीका और जीवन के लिए इसके गहरे मायने। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत इसकी बनावट से करते हैं। स्रोतों में इसका नक्शा किसी केले जैसा दिखता है, जिसकी दो दीवारें हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक झिल्ली। ये दोहरी सुरक्षा क्यों? किले की उपमा यहाँ एकदम सटीक बैठती है। ये दो दीवारें या झिल्लियां दो बहुत ही अलग अलग माहौल बनाती हैं। दो अलग माहौल? हाँ, एक है दोनों दीवारों के बीच की खाली जगह जिसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और दूसरा है केले का सबसे अंदरूनी हिस्सा यानी मैट्रिक्स। अच्छा। और यह बंटवारा ही ऊर्जा बनाने की पूरी प्रक्रिया की नींव है, क्योंकि इससे हम एक खास तरह का दबाव बना पाते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो पहली दीवार पर आते हैं, बाहरी झिल्ली। ये तो बिल्कुल सपाट और चिकनी दिखती है। स्रोत बताते हैं कि इसमें पोरेंस नाम के कुछ दरवाजे होते हैं। ये क्या चीज हैं? पोरेंस को आप एक तरह से झिल्ली में बने दरवाजे समझ सकते हैं। दरवाजे? हाँ, पर जिनकी एक हाइट लिमिट है। मतलब सिर्फ छोटे मोटे अणु ही इससे गुजर सकते हैं, बड़े और भारी अणु बाहर ही रह जाते हैं। तो ये एक तरह का फिल्टर है? बिल्कुल। ये माइटोकॉन्ड्रिया को गैर जरूरी चीजों से बचाता है और जरूरी पोषक तत्वों को अंदर आने देता है। तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक स्मार्ट गेटकीपर है। ये दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बाहरी झिल्ली तो बिल्कुल सपाट है, लेकिन स्रोतों में आंतरिक झिल्ली का नक्शा किसी उलझे हुए धागे जैसा दिखता है। ये इतने सारे मोड़ क्यों हैं? इन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या ये जगह बचाने का कोई तरीका है? नहीं, ये जगह बचाने के लिए नहीं, बल्कि जगह बढ़ाने के लिए है। सोचिए, अगर आपके पास एक छोटा सा कमरा है, लेकिन आपको उसमें बहुत सारी मशीनें लगानी है, तो आप क्या करेंगे? दीवारों पर शेल्फ लगाऊंगा शायद। बिल्कुल, आप दीवारों पर अलमारियां और शेल्फ लगाएंगे ताकि ज्यादा सामान रखा जा सके। अच्छा, तो ये मोड़ यानी क्रिस्टे उन शेल्फ की तरह हैं। ज्यादा सतह मतलब ज्यादा जगह। ठीक यही बात है, क्योंकि ऊर्जा बनाने वाली असली मशीनरी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहते हैं, वो इसी आंतरिक झिल्ली पर लगी होती है। समझ गया। तो जितने ज्यादा मोड़, उतनी ज्यादा मशीनरी और उतना ही ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन। और इस झिल्ली की एक और खासियत है। वो क्या? इसमें कार्डियोलिपिन नाम का एक खास लिपिड होता है जो इसे लीक प्रूफ बना देता है। मतलब प्रोटॉन इससे आर पार नहीं जा सकते। ये एक मजबूत दीवार की तरह उन्हें एक ही तरफ रोक कर रखती है, जो आगे ऊर्जा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कमाल है। तो हमने किले की दीवारों को समझ लिया, अब अंदर चलते हैं। सबसे भीतरी हिस्से में मैट्रिक्स। ये एक जेल जैसा पदार्थ है। इसके अंदर क्या खजाना छुपा है? ये सचमुच चयापचय का खजाना ही है। मैट्रिक्स वो जगह है जहाँ खाना पचाने के बाद मिले अणुओं को तोड़ा जाता है। क्रेब्स चक्र और बीटा ऑक्सीडेशन जैसी जो मशहूर प्रक्रियाएं हैं, वो यहीं होती हैं। अच्छा, क्रेब्स साइकिल। जी, इन प्रक्रियाओं का मकसद उन उच्च ऊर्जा वाले अणुओं जैसे NADH और FeDH2 को बनाना है, जो आगे चलकर ऊर्जा उत्पादन की असेंबली लाइन को ईंधन देंगे। और जब मैंने स्रोतों में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, तो मैं सचमुच हैरान रह गया। इसे mtDNA कहते हैं और ये हमें सिर्फ हमारी माँ से मिलता है। हाँ, ये अद्भुत है। इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा की विरासत सीधे सीधे हमारी माँ से जुड़ी हुई है। ये तो एक अलग ही स्तर का कनेक्शन है ना? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। इसका अपना गोलाकार DNA है जो ऊर्जा बनाने वाली मशीनरी के 13 जरूरी प्रोटीन कोड करता है। इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए अपने राइबोसोम भी हैं। एक मिनट, तो इसका अपना DNA है, अपने राइबोसोम हैं, तो फिर इससे कोशिका के न्यूक्लियस की जरूरत ही क्यों है? ये अपने सारे प्रोटीन खुद क्यों नहीं बना लेता?
ये साझेदारी थोड़ी एक तरफा नहीं लगती? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए 1000 से ज्यादा अलग-अलग तरह के प्रोटीन चाहिए। 1000 से ज्यादा? हाँ, लेकिन इसका अपना डीएनए सिर्फ 13 ही बनाता है। बाकी सारे प्रोटीन कोशिका के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के निर्देशों पर बनते हैं। और फिर उन्हें अंदर भेजा जाता है? बिल्कुल, उन्हें खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे टॉम-टिम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके जरिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है। ये एक हजारों साल पुरानी साझेदारी है, जो शायद तब शुरू हुई जब एक कोशिका ने दूसरी को निगल लिया था। ठीक है, तो हमने इस किले की दीवारें और इसके अंदर के खजाने यानी मैट्रिक्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इस किले के अंदर मौजूद असली फैक्ट्री यानी ऊर्जा बनाने वाली असेंबली लाइन कैसे काम करती है। इसका तकनीकी नाम बहुत डरावना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाम पर मत जाइए, प्रक्रिया बहुत शानदार है। इसे एक पन बिजली संयंत्र या डैम की तरह सोचिए। डैम की तरह? हाँ, पहला कदम है नदी के पानी यानी यहाँ प्रोटॉन को पंप करके एक ऊंची जगह पर जमा करना, और दूसरा कदम है उस जमा हुए पानी को टरबाइन से गुजारकर बिजली बनाना यानी एटीपी। और इन दोनों को जोड़ने वाली ताकत, उसे ही प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो पानी पंप करने का काम कैसे शुरू होता है? स्रोत बताते हैं कि NADH और FADH2 नाम के अणु उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, जैसे कोई ईंधन के टैंकर हों। बिल्कुल, ये टैंकर अपना ईंधन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ETC नाम की एक असेंबली लाइन पर खाली करते हैं। ये असेंबली लाइन 4 बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बनी है। 4 कॉम्प्लेक्स? जी, कॉम्प्लेक्स I NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है। और FADH2 का क्या? वो भी तो ईंधन लेकर आता है। FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 पर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं कर सकता। अच्छा, वो पंप नहीं करता? नहीं, वो बस इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ा देता है। इसी वजह से NADH से ज्यादा ऊर्जा मिलती है और FADH2 से थोड़ी कम। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? क्या वे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे पर कूदते हैं? नहीं, उनके लिए खास मोबाइल कैरियर या कह लीजिए शटल बसें हैं। शटल बसें? हाँ, कोएंजाइम Q नाम की शटल बस कॉम्प्लेक्स I और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉनों को उठाकर कॉम्प्लेक्स 3 तक ले जाती है। कॉम्प्लेक्स 3 भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके और प्रोटॉन पंप करता है और फिर इलेक्ट्रॉनों को दूसरी शटल बस साइटोक्रोम C को सौंप देता है। और ये साइटोक्रोम C उन्हें कहाँ ले जाता है? ये उन्हें असेंबली लाइन के आखिरी स्टेशन कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है और यहीं पर उस ऑक्सीजन की भूमिका आती है जिसके लिए हम हर पल सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन का काम यहाँ आता है? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स 4 उन थके हुए कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को सौंप देता है, जिससे पानी बनता है। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकार करता है। मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये पूरी असेंबली लाइन जाम हो जाएगी। और हाँ, इस आखिरी कदम में कॉम्प्लेक्स 4 कुछ और प्रोटॉन भी पंप करता है। वाह! तो कॉम्प्लेक्स I, 3 और IV ये तीनों मिलकर लगातार प्रोटॉन को मैट्रिक्स से बाहर पंप कर रहे हैं। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का एक पूरा तालाब भर गया होगा। ठीक कहा, और इसी को प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक बांध के पीछे नदी का सारा पानी रोक लें। उस रुके हुए पानी में जबरदस्त स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक यही करते हैं, बस पानी की जगह प्रोटॉन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स बांध में जमा पानी है तो उसे बिजली में बदलने वाली टरबाइन भी होगी। बिल्कुल, और वो टरबाइन है कॉम्प्लेक्स V, जिसे हम ATP सिंथेस के नाम से जानते हैं। ये प्रकृति के सबसे अविश्वसनीय आविष्कारों में से एक है। ये एक आणविक मोटर है। मोटर? जी, जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा हुए प्रोटॉन दबाव के कारण वापस मैट्रिक्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ATP सिंथेस के F0 हिस्से से होकर गुजरना। F0 हिस्से को तेजी से घुमाता है और उस घुमाव से ऊर्जा बनती है। उस घुमाव से जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है, उसका इस्तेमाल इसके दूसरे हिस्से F1 में किया जाता है। ये F1 हिस्सा ADP और फॉस्फेट नाम के 2 छोटे अणुओं को पकड़कर जोर से एक साथ जोड़ देता है, जिससे ATP बन जाता है। और यही है ATP, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा।
जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए रुपए चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया वो टकसाल है जहां ये करेंसी दिन रात छपती है। बिल्कुल। एक ग्लूकोज के अणु से हमें लगभग 30 से 32 एटीपी की कमाई होती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रक्रिया है। ये कमाल है। और ये भी सोचकर अजीब लगता है कि साइनाइड जैसी कोई चीज इस पूरी प्रमेय मशीनरी को एक झटके में रोक सकती है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हम इस प्रक्रिया पर कितने निर्भर हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ऊर्जा बनाने के बारे में है, या ये छोटी सी मशीनरी हमारे शरीर में और भी कुछ करती है? ये सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है, इसके कई और भी किरदार हैं। एक है थर्मोजेनेसिस, यानी गर्मी पैदा करना। गर्मी पैदा करना? जी, हमारे शरीर में भूरे रंग के वसा ऊतक होते हैं जिन्हें ब्राउन फैट कहते हैं, खासकर छोटे बच्चों में। वहां के माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स का इस्तेमाल एटीपी बनाने के बजाय सीधे गर्मी पैदा करने के लिए करते हैं। तो मतलब वो ऊर्जा को एटीपी में नहीं बल्कि सीधे गर्मी में बदल देते हैं। बिल्कुल, जिससे शरीर गर्म रहता है। मतलब ऊर्जा बनाने वाली मशीनरी को हीटर में बदल दिया जाता है। ये तो शानदार है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली भूमिका है एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस यानी क्रमादेशित कोशिका मृत्यु? हाँ, ये शरीर के लिए जरूरी कोशिकाओं को नियंत्रित तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया है। जब किसी कोशिका को मरने का संकेत मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अजीब काम करता है। क्या? वो तो आंतरिक झिल्ली से साइटोक्रोम सी को बाहर निकालकर कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वही साइटोक्रोम सी जो हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ढोने वाली शटल बस का काम करता है? जी हाँ, वही अणु कोशिका को खुद को खत्म करने का सिग्नल भी देता है। ये तो कमाल का विरोधाभास है। जीवन और मृत्यु का स्विच एक ही अणु के हाथ में है। बिल्कुल। जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आता है, ये कोशिका के लिए मौत के दूत जैसा होता है जो आत्मविनाश की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जीवन और मृत्यु का चौराहा भी कहा जाता है। और जब इसमें गड़बड़ी होती होगी तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, खासकर उन अंगों में जिन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जैसे कि हमारा मस्तिष्क, आंखें और हृदय। तो ये साफ है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक पावर हाउस नहीं है, ये एक बहुआयामी कोशिकांग है। इसकी किले जैसी बनावट, इसका अपनी मां से मिला डीएनए, ऊर्जा बनाने की अद्भुत पन बिजली संयंत्र जैसी प्रक्रिया, और जीवन और मृत्यु में इसकी दोहरी भूमिका, ये सब मिलकर इसे कोशिका का एक असाधारण नायक बनाते हैं। अंत में इसकी संरचना ही इसके कार्य को संभव बनाती है। हर मोड़, हर प्रोटीन, हर झिल्ली का एक गहरा उद्देश्य है। यह चयापचय और कोशिका की नियति के बीच एक शानदार तालमेल है। तो इस गहरी पड़ताल के अंत में हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के ज्यादातर प्रोटीन न्यूक्लियस से आते हैं, लेकिन इसका अपना डीएनए भी है जो हमें केवल अपनी मां से मिलता है, तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच ये जटिल साझेदारी और सह विकास हमें जटिल जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? यह उस प्राचीन घटना की एक जीती जागती गवाही है जब अरबों साल पहले एक कोशिका ने दूसरी को निगल लिया और एक सहजीवी संबंध शुरू हुआ जिसने शायद हमारे जैसे जटिल जीवन को संभव बनाया।